हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। सो ये टीजीटी बायोलॉजी 2002 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये उसका ये तीसरा और अंतिम भाग है। अभी तक हमने 55 क्वेश्चंस कर लिए थे और इस अभी तक हमने 55 क्वेश्चंस कर लिए थे। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एराज कौन सा है, आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक या प्रोटीरोजोइक। आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक या पैलियोजोइक, या फिर पैलियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, उसके बाद मीजोजोइक। हिंदी में एराज को महाकल्प कहा गया है। जो जो विकास हुआ है, जो एवोल्यूशन हुआ है, तो उस एवोल्यूशन को, पूरे एवोल्यूशन को अलग अलग महाकल्पों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया उसका सही क्रम क्या है, यानी पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 2। सबसे पहले आर्कियोजोइक। आर्कियो का मतलब होता है प्राचीन, एंशियंट, बहुत पुराना। ठीक है, तो सब ऑप्शन जो उसका सही है वो है आर्कियोजोइक पहले, फिर उसके बाद प्रोटीरोजोइक और उसके बाद पैलियोजोइक। और उसके बाद मीजोजोइक वर्तमान में अभी चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर 2। 57 में पूछा गया विच ऑफ दिस बर्ड्स बिल्ट इट्स नेस्ट आउटसाइड इंडिया। इनमें से कौन सी चिड़िया भारत के बाहर अपना नेस्ट यानी कि घोंसला बनाती है। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, वैगटेल को हिंदी में खंजन चिड़िया बोलते जैसा कि उन्होंने लिखा है, कोयल यानी कि कुकू बर्ड, और पिजियन यानी कि कबूतर। 4 ऑप्शन दिए, ऑस्ट्रिच, वेगटेल, कुकू यानी कि कोयल, या फिर पिजियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेग टेल, खंजन चिड़िया भारत के बाहर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज। मेढक में वाई आकार की हड्डी कौन सी होती है। स्क्वेमोसल, टेरिगोइड, पैलेटाइन या क्वाड्रूटोजुगल। स्क्वेमोसल, टेरिगोइड, पैलेटाइन, क्वाड्रेटोजुगल। तो इसमें पूछा गया कि फ्रॉग में वाई शेप्ड एक बोन होती है, उसका नाम क्या है। तो उस बोन का नाम है टेरिगोइड। क्या नाम है इसका, टेरिगोइड। इसमें पी साइलेंट है ऑप्शन नंबर 2 में, जो पी है वो साइलेंट है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, टेरिगोइड बोन फ्रॉग में वाई शेप्ड होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 59 में 59, स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स। 3 बोन्स, 4 बोन्स के नाम दिए हैं यहाँ पर। उनमें से पूछा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। पटेला, जो कि नी जॉइंट्स यानी कि घुटनों के जॉइंट्स में वहाँ पर पाई जाती है, उसको कवर करती है। स्टेपस है, एटलस वर्टिब्रा है, या फिर फ्लोटिंग रिब्स जो हमारे रिब्स में पाई जाती हैं। अंतिम जो रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो इनमें से सबसे छोटी बोन कौन सी है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे, देखिए पटेला तो सबसे छोटी बोन नहीं है, ये घुटनों के जॉइंट्स में पाई जाती है। कान की एक हड्डी है, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलस, इनकस और स्टेपस। इनका क्रम भी यही है, MIS शॉर्ट में इसको बोलते हैं। एम से मैलस, फिर इनकस, फिर स्टेपस। एटलस सर्वाइकल बोन की फर्स्ट वर्टिब्रा है, फ्लोटिंग रिब्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो रिब्स हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स, उसमें लास्ट की 2 फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टेपस। इसको याद कर लीजिए, सबसे छोटी बोन जो होती है हमारे कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपस। क्वेश्चन नंबर 60 कोरल रीफ्स आर फॉर्म। कोरल रीफ्स किससे बनते हैं, मोलस्क, या फिर इकाइनोडर्म से, प्रोटोजोअन से, या फिर सिलेंट्रेट से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, फाइलम सिलेंट्रेटा, यानी कि सिलेंट्रेट्स। 61 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है। पहला, इनमें अपना उपापचय तंत्र होता है, इसमें DNA अथवा RNA पाया जाता है, ये वैकल्पिक परजीवी हैं और ये आसानी से प्रतिजैविकी से नष्ट हो जाते हैं। दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, दे कंटेन ईदर DNA और RNA, दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, या दे आर रीडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। देखिए
वायरस जो है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें वायरस को ना तो लिविंग माना गया है ना ही नॉन लिविंग माना गया है। बेसिकली वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है ना, यानी कि ना तो वो सजीव है ना ही वो निर्जीव है, ना ही नॉन लिविंग है ना ही वो लिविंग है, दोनों के बीच की एक कड़ी है। तो अब उनमें जो जो नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टर यही है कि उनका अपना खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम होता ही नहीं है। दूसरा, दे कंटेन देयर आइदर डीएनए और आरएनए, या तो उसमें डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। यही ऑप्शन सही मालूम पड़ता है। तीसरा, दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं है। और एंटीबायोटिक्स का असर वायरस पर आसानी से नहीं होता है क्योंकि वो अपना स्ट्रेन बदलते रहते हैं। जैसा कि अपने कोरोना वायरस के समय में भी आपने टीवी पर भी ये कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा होगा इसके बारे में। जो वायरस है वो अपना स्ट्रेन लगातार बदलता रहता है, इसलिए बड़ी आसानी से एंटीबायोटिक्स उनके खिलाफ काम नहीं कर पाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन 61 का, वो है सेकंड, कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, प्रेजेंट ज़रूर होता है। 62 में पूछा कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। साइनोबैक्टीरिया वायरस है इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर साइनोफाइसिन मेंबर विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, या फिर ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स विद कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स, या फिर बैक्टीरिया विद विच इन्फेक्ट साइनोफाइसिन एल्गी। हिंदी में विषाणु जो नील हरित शैवालों को संक्रमित करते हैं। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं जो कि जीवाणुओं को संक्रमित कर देते हैं। ये स्वयं पोषी प्रोकैरियोट हैं जिनमें विशिष्ट प्रकार के नील हरित यानी कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। या फिर ये जीवाणु हैं जो साइनोफाइशियल शैवालों को संक्रमित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स हैं। साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोटा में रखा गया है और इनमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं। और इनकी जो संरचना है वो कैसी है? ये प्रोकैरियोट है। क्या है ये? प्रोकैरियोट। 63 की तरफ बढ़ते हैं। प्लाज्मिड्स आर, पूछा गया प्लाज्मिड क्या है? अ न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक तरीके का नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा एक ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है क्या? या फिर ये किसी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, या फिर ये वायरस है? प्लाज्मिड के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये बेसिकली किसी बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो मेन क्रोमोसोम है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेट होता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं, जिसका बायोटेक्नोलॉजी में और डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक यूज़ होता है। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं के में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। प्लांट्स ऑफ बैटरा को स्पर्मम अपीयर बीडेड ड्यू टू, यानी कि बैटराकोस्पर्मम के प्लांट्स जो हैं, पौधे हैं, किस कारण से, किस वजह से मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं? ग्लोमेरुल के वजह से, कॉर्टिकेशन की वजह से, कॉर्पोगोनिया की वजह से, या सिस्टोकार्प की वजह से? क्वेश्चन नंबर 64। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, द प्लांट्स ऑफ बैटराकोस्पर्मम अपीयर बीडेड, यानी कि मोतियों के आकार की इनकी उसमें रचना दिखाई पड़ती है ड्यू टू ग्लोमेरुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, द एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ द फंगस पेनिसिलियम वॉज फर्स्ट नोटेड। जो पेनिसिलियम फंगस है, कवक, उसकी जैव प्रतिजीवी क्रियाशीलता को सबसे पहले किसने खोजा था, किसने इसके बारे में बताया था लोगों को? 4 ऑप्शन दिए, डी बेरी हैं, फ्लेमिंग हैं, ब्लैकेस्ली हैं, या फिर वॉकर हैं। डी बेरी हैं, फ्लेमिंग हैं, ब्लैकेस्ली हैं, या फिर वॉकर हैं। क्वेश्चन नंबर 65। तो इसको सबसे पहले जो इसकी पेनिसिलियम में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था? वो थे फ्लेमिंग।
कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनका पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में, 1928 में। 66 क्वेश्चन 66। द वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, वेंटर किसका पार्ट होता है? स्पोरोफाइट का है, स्पोरेंजियम का है, एंथ्रीडियम का है, या फिर आर्चिगोनियम का? हिंदी में इंग्लिश में भी उन्होंने नाम वही सारे दिए हैं, तो पूछा कि वेंटर किसका हिस्सा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, आर्चिगोनियम। क्या इसका सही ऑप्शन है? इसका नाम सही ऑप्शन है आर्चिगोनियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया द ट्रेबिकुली इन द स्टेम ऑफ सिलेजिनेला रिप्रेजेंट, सिलेजिनेला के स्टेम में ट्रेबिकुली किसको रिप्रेजेंट करती है? वो पेरिसाइकिल है, वो एंडोडर्मिस है, दोनों लेयर्स हैं, या फिर वो इनर कॉर्टेक्स है? हिंदी में सिलेजिनेला के तने में उपस्थित ट्रेबिकुली किसको प्रदर्शित करती हैं? इंग्लिश और हिंदी में नाम दोनों एक जैसे हैं, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, उपरोक्त दोनों को या फिर आंतरिक कॉर्टेक्स को? 67 में इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंडोडर्मिस। क्या आंसर है इसका? एंडोडर्मिस। द ट्रेबिकुली इन द स्टेम ऑफ सिलेजिनेला रिप्रेजेंट एंडोडर्मिस। Question number 68. The vascular organization of the rhizome of Marsilea precisely corresponds to? हिंदी में मार्सिलिया के राइजोम के आंतरिक संरचना में संवहन संगठन यानी कि स्टील किस प्रकार का होता है? एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील है वो, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील है, एक्टोफ्लोइक साइफेनो स्टील है, या फिर वो एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील है? 4 ऑप्शन दिए हैं। एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील है, एक्टोफ्लोइक साइफेनो स्टील है, या फिर एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील है? क्वेश्चन नंबर 68। इस क्वेश्चन का सही आंसर इसको याद कर लीजिए, एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील है। कैसा है? एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 69 में पूछा गया कि भाई लाइनास क्या है? लाइना एक वुडी हर्ब है, एक वुडी क्लाइंबर है, एक स्मॉल ट्री है, या फिर अंडरशर्ब है? काष्ठीय शाख है, काष्ठीय अपरिरोही है, छोटा वृक्ष है, या फिर एक झाड़ीनुमा चीज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 69 में जो पूछा गया है, तो लाइना वास्तव में एक वुडी क्लाइंबर है। लाइना क्या है? वुडी क्लाइंबर है। तो 69 का जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया मल्टीपल स्पेथ्स अराउंड स्पैटिक्स आर फाउंड इन? निम्न में से किस पौधे में स्पैटिक्स बहुत से स्पेथ के द्वारा घिरे रहते हैं? प्लांटेन, मक्का, तिली या अदरक? इंग्लिश में प्लांटेन, मेज, लिली या फिर जिंजर? आपने अगर भुट्टा देखा होगा तो आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मेज यानी कि मक्का। जो स्पैटिक्स होता है उसके चारों ओर मल्टीपल स्पेथ्स पाए जाते हैं। 71 में क्या पूछा गया है? द 2 स्पाइन्स ऑन वाटर चेस्टनट फ्रूट रिप्रेजेंट? वाटर चेस्टनट को हिंदी में सिंगाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगाड़ा। अगर कोई पूछे कि भाई सिंगाड़ा की इंग्लिश क्या होती है तो उसको बोलते हैं वाटर चेस्टनट। तो पूछा गया उसमें जो 2 कांटे निकले होते हैं वो किस किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं? वो स्टाइल हैं, मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल्स हैं, मॉडिफाइड सीपल्स हैं, या फिर वो रिसेप्टेकुलर आर्म्स हैं उसकी? हिंदी में दोनों वर्तिका हैं, रूपांतरित बैक्टोओलस हैं, रूपांतरित बाह्य दल पत्र हैं, या फिर वो रेस्पेक्टिकुलर भुजाएं हैं? 71 क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो देखिए, जो सिंगाड़े में 2 स्पाइन पाए जाते हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड सीपल्स होते हैं। क्या होते हैं? वो उसके मॉडिफाइड सीपल्स होते हैं जो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो वाटर चेस्टनट्स को हिंदी में बोलते हैं सिंघाड़ा। 72 विविपेरियन प्लांट्स मीन्स?
प्लांट्स में विविपेरी का मतलब क्या है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया है। विविपेरी और ओविपेरी में मुझ उम्मीद है कि आप इसका अंतर समझते होंगे। विविपेरस वो होते हैं एनिमल्स की अगर बात करें जिनमें जो भ्रूण है, एम्ब्रियो, उसका जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस, फीमेल के यूट्रस के अंदर होता है, और जो फीमेल होती हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं। और ओविपेरस क्या होते हैं? ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो अंडों को जन्म देते, जो जिनसे अंडे निकलते हैं और अंडे बाद में बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट्स में इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन प्लांट्स के बारे में पूछा गया है, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड इन द सर्विक्स ऑफ स्टेम वेयर सम सॉइल हैड डिपॉजिटेड। Development of peanut fruit after fertilized seeds have burrowed them in the soil. Organization of several roots, shoots, or germination of seeds inside the fruit while it is still on the parent tree. देखिए विविपेरस एक बेसिकली एक तरीके का एडेप्टेशन है जहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो उनमें इस तरीके का ये खास गुण प्रकट हो जाता है कि उसमें जो सीड का जर्मिनेशन है वो फ्रूट के अंदर ही हो जाता है। सीड का जर्मिनेशन है जो फ्रूट के अंदर ही हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो अपने पेरेंट ट्री पर लगा हुआ होता है, तो जर्मिनेशन उसका उसी समय पर हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स में विविपेरी का मतलब क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट इज़ स्टिल ऑन द पेरेंट ट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। 73 में पूछा गया है द ओव्यूल इन फेबेसी आर यूजली, फेबेसी फैमिली में जो ओव्यूल पाया जाता है वो कैसा होता है? एनाट्रोपस और बाइटैगमिक है, कैम्पाइलोट्रोपस और बाइटैगमिक है, एनाट्रोपस और यूनिटैगमिक है, और कैम्पाइलोट्रोपस और यूनिटैगमिक है। हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो आंसर नंबर 2। फेबेसी फैमिली में पाया जाने वाला जो ओब्यूल है वो कैम्पाइलोट्रोपस होता है और बाइटैगमिक होता है। इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, इनके बारे में अच्छी तरह से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म्स सीनोमेगास्पोर इज यूज्ड टू डिनोट। सीनोमेगास्पोर का मतलब क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, माइक्रोपाइलट डायड है, चलाजल डायड है, या फिर 4 अगुणित केंद्रकों सहित ये कोशिका है। एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोपाइलट डायड है, चलाजल डायड है, या फिर सेल विद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियाई की स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है वो है अ सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। जहाँ पर वर्ड सीनो यूज़ होता है प्लांट्स में, सीनोसिटिक कंडीशन होती है जिसमें एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस का डिवीज़न तो हो जाता है लेकिन सेल वॉल का डिवीज़न नहीं हो पाता है, सेल्स अलग अलग नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन 74 का सही ऑप्शन क्या है? सेल्स, अ सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 75 75 में क्या पूछा है? डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिटी आर। कंपोजिटी फैमिली में डिस्क फ्लोरेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक है, एपिगाइनस है, जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस है, एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस है, या फिर वो एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगोनस है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर है वो है 3rd, वो एक्टिनोमॉर्फिक और एपिगाइनस है। कैसे है? एक्टिनोमॉर्फिक एंड एपिगाइनस। इसके बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जाइगोमॉर्फिक और ये जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, NCERT का क्लास 11 का जो चैप्टर है उसको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से मिल जाएंगे आपको। 76 में पूछा गया जूट कम्स फ्रॉम, जूट किस से हमें प्राप्त होता है? जूट का रेशा कार्कोरस कैप्सुलेरिस है, ग्रीविया ग्लेबोरा है, बेरिया अम्नोनिला है, या फिर वो ग्रीविया टेनेक्स है। क्वेश्चन नंबर 76, जूट जिस से हमें मिलता है उसको बोलते हैं कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। क्या बोलते हैं? कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस से हमें जूट मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 77, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं ट्रांसपायरेशन को हिंदी में, उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है भाई? वो पोटोमीटर है, ऑक्सीनोमीटर है, मैनोमीटर है, या फिर एटोमीटर है? हिंदी इंग्लिश में नाम सही है, इसको याद कर लीजिए। ट्रांसपायरेशन को मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं पोटोमीटर। क्या बोलते हैं? पोटोमीटर। 78 में पूछा गया क्लोरोसिस यूजली अकर्स, क्लोरोसिस किस वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग लाइट में, लाइट बहुत ज़्यादा तेज है सूर्य की रोशनी, ड्यू टू एक्सेसिव रेस्पिरेशन, प्लांट में रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डार्कनेस है, अंधेरा में प्लांट रखा हुआ काफ़ी समय से, या ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। जो क्लोरोसिस पौधों में आमतौर पर होता है वो होता है पौधों में आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से। किसकी वजह से? पत्तियां उसमें पीली पड़ जाती हैं और कई कई पर जगह जगह पर स्पॉट पड़ जाते हैं। किसकी वजह से? आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से। 79 में पूछा गया सन एनर्जी ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन फोटो सिस्टम सेकेंड। पीएस का मतलब होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो पूछ रहा है कि सूर्य का प्रकाश, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो जिनको दो भागों में बांटा गया है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में, तो पूछा गया कि भाई सन एनर्जी यानी कि जो लाइट एनर्जी है उसका फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या काम है? फोटोलाइसिस ऑफ H2O, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन, या एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। हिंदी में जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन करते हैं, वो CO2 का अपचयन करते हैं, ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, या क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन करते हैं। पीएस फोटो सिस्टम सेकेंड में सन एनर्जी का बेसिकली काम क्या है? तो देखिए, अगर आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो उसमें इसका आंसर आपको पता होगा कि सन एनर्जी की वजह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं। और ध्यान रखिए, जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने की वजह से ही होती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने की वजह से आती है। क्वेश्चन नंबर 80 इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ETS, द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर रीजनरेटेड बाई। पूछा गया कि ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उपचयित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन किस प्रकार से होता है? हाइड्रोजन के ह्रास के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ह्रास के कारण, ऑक्सीजन के जुड़ने से होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इंग्लिश में लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या नन ऑफ द अबव। तो जो ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें जो कोएंजाइम्स किस तरह से रीजनरेट होते हैं? दे आर रीजनरेटेड बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 81 में पूछा गया है डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट सिस्टम। जो प्लांट डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनका जो रूट्स होती हैं बहुत गहरी होती हैं ज़मीन के अंदर। क्यों होती हैं? ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए। हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल इनकरेजेस रूट फॉर ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से प्लांट की रूट्स और गहराई तक चली जाती हैं। या फिर लो टेम्परेचर ऑफ नाइट इनकरेजेस रूट ग्रोथ, रात के समय रेगिस्तान में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है तो उसकी वजह से रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। या दोज प्लांट्स अडॉप्टेड टू प्रोड्यूस लॉन्ग रूट सिस्टम टू सर्वाइव बेटर इन डेजर्ट, या उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया प्लांट्स ने कि डेजर्ट की जो हार्श कंडीशंस हैं उसमें सर्वाइव करने के लिए अपने आप को उन्होंने वो रूट सिस्टम डेवलप कर लिया है। या फिर चौथा है रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर, रूट्स जो है पानी की खोज में लगातार आगे बढ़ती रहती हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 ही ठीक लग रहा है, क्योंकि पानी की वहाँ पर बहुत कमी होती है, पानी बहुत पहला तो बहुत कम होता है और या होता भी है तो बहुत गहराई में मिलता है, तो पानी की खोज में रूट्स जो है लगातार नीचे की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4। लैक ओपेरान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, लैक ओपेरान किसका एग्जाम्पल है? एराबिनोज ओपेरान या इंड्यूसिबल ओपेरान है, रिप्रेसिबल ओपेरान है, या ओवरलैपिंग जीन्स है? लैक ओपेरान किसका उदाहरण? लैक ओपेरान हाइपोथेसिस पढ़ी होगी आपने। तो इस क्वेश्चन 82 में जो ऑप्शन जो इसका सही नज़र आता है वो है इंड्यूसिबल ओपेरान। लैक ओपेरान क्या है? एक तरीके का इंड्यूसिबल ओपेरान है।
83 में पूछा गया, अ प्लांट हैविंग क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन एज ए बी सी एंड डी डी इज। एक प्लांट है जिसका क्रोमोसोमल का जो गुणसूत्रों का संगठन है वो कैसा है, ए है, बी सी और डी डी है। ये क्या प्रदर्शित करता है कि वो डबल नलिसोमिक हैं, डबल ट्राइसोमिक हैं, टेट्रासोमिक हैं या डबल मोनोसोमिक हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ये इसका जो सही आंसर है वो है टेट्रासोमिक। अ प्लांट हैविंग क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन एज ए बी सी एंड डी डी इज आर टेट्रासोमिक। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है कि भाई द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस। वायरस टर्म्स का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? डी हैरल ने किया था, बेजर्निक ने किया था, लुई पाश्चर ने किया था या प्लॉट्स ने किया था? तो वायरस टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? लुई पाश्चर ने। पाश्चर, ये कौन से पाश्चर है? लुई पाश्चर। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। अगर पूछा जाए वायरस की खोज किसने की थी तो इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का है, म्यूटेशन इन वायरस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। वायरस में म्यूटेशन को सबसे पहले किसने देखा था? डेलब्रुक ने, डेलब्रुक एंड लूरिया ने, लुई पाश्चर ने या प्लोट्स ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला, डेलब्रुक। डेलब्रुक ने 1938 में वायरस में सबसे पहले म्यूटेशन को नोटिस किया था। तो ये इस वीडियो का अंतिम भाग था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, देखें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपना कमेंट करके अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर दें ताकि इस वीडियो को और बेहतर बनाने में हमें मदद मिले। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें आप क्या किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आप चाहते हैं जिनके क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम कवर कर सकें, या फिर जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं जो 9th 10th 11th और 12th, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों या फिर वो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, उनमें छात्रों को मदद मिल सके। तो इसके बारे में अपना सुझाव ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिले, क्योंकि आपका जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती और बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, नमस्कार।